जनवरी 2012 में सेना की 2 टुकड़ियां दिल्ली की तरफ कूच करती हैं और सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों में हड़कंप मच जाता है। खबर जनता के दायरे में आती है और बताया जाता है कि सेना का ये मूवमेंट रूटीन एक्सरसाइज था। ये बात उतनी आसान नहीं जितनी लगती है। 2 साल बाद सेना के पूर्व मिलिट्री ऑपरेशन प्रमुख रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. चौधरी के मुताबिक सेना के आला अफसर और सरकार के बीच इस कदर भरोसा घट गया था कि माहौल में अविश्वास भर गया था। जनरल चौधरी ने यह भी कहा कि अगर दोनों यानी रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष के बीच ठीक से संवाद हुआ होता तो शायद ये घटना नहीं हुई होती। बड़ा सवाल है कि अब बड़े ओहदे पर बैठे लोग अपनी अहम की लड़ाई में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ताक पर रख देंगे। जनता जानना चाहती है कि इस घटना की असलियत क्या है। क्या सेना ने दिल्ली कूच किया था? क्या ये महज रूटीन एक्सरसाइज थी या फिर लोकतंत्र को डराने का तरीका था? तो विषय गंभीर और गहराई से पड़ताल की जरूरत है, लिहाजा हर पहलू को खंगालने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है इस चर्चा में। सबसे पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा देते हैं। इस समय हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर आर.बी. शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं और इनके अलावा कांग्रेस नेता देवेंद्र पटेल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। बीजेपी की तरफ से प्रवीण कपूर जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया था, इस मामले के हर पहलू पर बारीकी से निगाह रखे हुए हैं जया न्यूज के संपादक जेपी दीवान जी भी, उनसे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2 साल पहले सेना के दिल्ली कूच की खबर से क्या सरकार के होश उड़ गए थे? 2 साल बाद ये चौंकाने वाला बयान आया है सेना के पूर्व डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. चौधरी का। 3 महीने पहले बंगाल एरिया कमांडर के पद से रिटायर हुए चौधरी के मुताबिक 16 जनवरी 2012 की रात ऐसा कुछ तो हुआ था जिसने सरकार की नींद उड़ा दी थी। क्या है 16 जनवरी 2012 की रात का सच? क्या दिल्ली कूच की तैयारी में थी सेना की 2 टुकड़ियां? या फिर ये सेना का महज रूटीन अभ्यास था? सेना के पूर्व डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. चौधरी के चौंकाने वाले बयान के बाद ये सवाल एक बार फिर उठने लगा है। 3 महीने पहले बंगाल एरियर कमांडर के पद से रिटायर हुए ए.के. चौधरी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, 16 जनवरी 2012 को हिसार से सेना की टुकड़ियां दिल्ली की तरफ रवाना हुई थीं। 16 जनवरी की रात करीब 11 बजे मुझे ऑफिस से फोन आया और जल्द आने को कहा गया। डिफेंस सेक्रेटरी शशिकांत शर्मा से मिलने गया। डिफेंस सेक्रेटरी ने बताया कि वह शीर्ष नेतृत्व से मिलकर आ रहे हैं और वे बेहद चिंतित हैं। 2 साल पहले ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब 4 अप्रैल 2012 को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने फ्रंट पेज पर 16 जनवरी की रात सेना की 2 टुकड़ियों के दिल्ली कूच की खबर छापी थी। उस वक्त तत्कालीन जनरल वी.के. सिंह और सरकार के बीच उम्र विवाद पर तनातनी चल रही थी। 16 जनवरी 2012 को ही सुप्रीम कोर्ट में जनरल वी.के. सिंह के उम्र विवाद पर सुनवाई होनी थी। हालांकि इस बीच चौधरी ने सफाई दी है कि सेना का इरादा सरकार का तख्ता पलट करना नहीं था। नॉर्मल ट्रेनिंग इवेंट था जो कि फौज में हमेशा होता रहता है। पूरे साल ऐसी ट्रेनिंगें चलती रहती हैं। जहाँ जहाँ पीस में फॉर्मेशन यूनिट्स लगी हुई हैं वो लोग अपना ट्रेनिंग करती रहती हैं और उसी ढंग के तरह वहाँ भी ट्रेनिंग होती थी और वहाँ पर भी ऐसी ट्रेनिंग हुई थी। इसलिए उसका बाकी और किसी चीज़ से लेना देना नहीं था और वो ट्रेनिंग हुई और उसके बाद मुझे जब बुलाया गया पूछने के लिए कि ये क्या बात हुई तो मैंने उनको यही समझाया कि एक नॉर्मल मोबिलाइजेशन ट्रेनिंग है जो आर्मी यूनिट्स हमेशा करती है। अखबार को दिए इंटरव्यू में ए.के. चौधरी ने साफ कहा है कि ये रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष के बीच भरोसे की कमी के चलते हुआ। चौधरी ने ये भी साफ किया कि अगर मुझे पहले जानकारी होती कि वी.के. सिंह उम्र विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो मैं कभी भी सेना का मूवमेंट नहीं कराता। ए.के. चौधरी के बयान के बाद जनरल वी.के. सिंह ने भी ट्वीट किया, इंडियन एक्सप्रेस ने साबित कर दिया कि मेरी छवि खराब करने के मामले में चंडीगढ़ थिंक टैंक से जुड़े बड़े नौकरशाह शामिल थे। जो लोग भी इसमें शामिल थे उन्हें फायदा पहुंचाया गया। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पेज पर छपी खबर देखी, साफ है सेना के रूटीन मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश किसने की। 2 साल बाद सेना मूवमेंट का मसला एक बार फिर उठा है। बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है।
जिया न्यूज रिपोर्ट। तो सवाल एक बार फिर से खड़े हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर। चर्चा की शुरुआत करते हैं, हम सीधे रुख करेंगे देवेंद्र पटेल जी का। देवेंद्र जी, पहला सवाल ये, क्या सरकार डर गई थी? प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार की बातें सुनकर आश्चर्य लगता है कि एक जिम्मेदार अधिकारी रिटायर होने के बाद इस तरह की बयानबाजी करके, भारतीय सेना में वो सैनिक रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, उनको जरा भी इस बयान देने में शर्म नहीं आती कि ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह के बयान। भारतीय सेना का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। भारतीय सेना का भारतीय सैनिक जिसका विश्वास और अटूट विश्वास कहना चाहिए देश की भारत देश की मातृभूमि के लिए है। कैसे भी विषम परिस्थितियां रही हैं, भारतीय सेना ने अनुशासन और देशभक्ति के जज्बे का बेहतरीन उदाहरण पेश किए हैं। ऐसी परिस्थिति में जी जब 2012 में ये बात आई सेना थी, का जज्बा, उसकी मंशा तो कहीं सवालों के दायरे में है ही नहीं। यहाँ तो पूरे घटनाक्रम को लेकर किस तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया, उसको लेकर क्या विचार किया गया, उस पर किस तरीके से मंथन किया गया, फिर उसको लेकर आगे कैसे बढ़ा गया, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि इतनी खलबली क्यों मच गई उस समय? उस समय भी खलबली, सेना की मंशा का सवाल तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक है ही नहीं। सेना तो अपने अनुशासन के साथ तब भी बंधी हुई थी, आज भी बंधी हुई है। उस समय सेना के अधिकारियों के भी बयान आए थे, जी। रक्षा मंत्री जी के भी बयान आए थे कि सेना में इस तरह के अभ्यास होते रहते हैं और ये एक रूटीन अभ्यास था। लेकिन इस तरह की बात जो उठती है, पहले उठी और या आज उठाई जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं देवेंद्र जी, दो बातें हैं। या तो ये कह दिया जाए आधिकारिक तौर पर, देखिए इस बात को सरकार मानती है कि रूटीन एक्सरसाइज थी, लेकिन इस पहलू को बिल्कुल बातों में साफ नहीं किया जाता। क्या सरकार में उस समय ये सोच थी या नहीं थी कि इस मूवमेंट की वजह क्या है? इस मूवमेंट की पड़ताल हुई थी या नहीं हुई थी? इस मूवमेंट को लेकर सैन्य अधिकारियों के साथ संवाद हुआ था या नहीं हुआ था? इस पहलू को क्यों नहीं साफ कर दिया जाता? सरकार छाती ठोक के बात कहती है कि रूटीन एक्सरसाइज थी, एक जनरल मूवमेंट था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी और ये केवल डराने वाली खबर है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा जाता है, रक्षा मंत्री की तरफ से भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये बातें बार बार उठती हैं तो आप या तो कह दीजिए कि जो बातें बता रहे हैं कि चौधरी साहब, या जो बातें पहले खबरों में आई थी वो झूठी हैं, बेबुनियाद हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बिल्कुल सच्चाई है। पहले भी रक्षा मंत्री के बयान आए हैं और आज ये चुनाव के समय पे एक भूतपूर्व अधिकारी इन बातों को उठा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे तो राजनीतिक बू समझ में आती है कि किसके इशारे पे क्यों ऐसा माहौल पैदा करने चाहते हैं, सेना में क्यों अविश्वास पैदा करने के लिए। मकसद राजनीतिक क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि ऐसे समय पे ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि देश का माहौल बिगाड़ने चाहते हैं ये, या सेना में अविश्वास पैदा करना चाहते हैं। भारतीय सेना का एक गौरवमयी इतिहास है। आप ये कह रहे हैं कि उस समय विश्वास की कहीं कोई कमी नहीं थी, जो इस खबर के मुताबिक बात सामने उस समय कमी थी ना, आज कमी है जी। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि डीजीएमओ को बुलाकर अगर डिफेंस सेक्रेटरी तमाम चीजें जानने की कोशिश करते हैं, डीजीएमओ को बुलाकर तमाम चीजों की जानकारी ली जाती है, डीजीएमओ को लूप में रखा जाता है, लेकिन उसी बात की जानकारी सीधे सेनाध्यक्ष से भी तो मांगी जा सकती थी। डीजीएम चूंकि उस समय जो वहां टुकड़ियों के प्रभारी थे, तो उनसे जानकारी मांगना स्वाभाविक है। नहीं सर, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। जो डीजीएमओ का बयान है और जो अब से पहले, इस पूरे घटनाक्रम से पहले जो रूटीन रहा था, अगर बॉर्डर के पास ऑपरेशंस नहीं है, अगर बॉर्डर के पास मूवमेंट नहीं है, तो डीजीएमओ को भी लूप में नहीं रखा जाता है इस मामले में जी। ये खुद डीजीएमओ भी कहता रहा है कि हमें भी लूप में नहीं रखा जाता है। तब तक इस मामले के बाद फिर एक नए स्ट्रिक्चर्स जारी है, नए नियम जारी किए गए कि हर छोटी से छोटी मूवमेंट की जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी। जी। अब सवाल बताइए कि अगर अविश्वास नहीं था तो फिर डीजीएमओ से अगर आप बात कर रहे हैं, तो सवाल यह भी है कि सेनाध्यक्ष से बातचीत क्यों नहीं? आज ये बात सामने आई है और इनके बयान आए हैं, तो आज भी सरकार है हमारी, आज भी मुख्य अधिकारी बैठे हैं सेना के। अगर कोई इसमें बात होगी तो उसकी भी जांच पड़ताल होगी। अगर सच्चाई इसमें थी तो इतने दिन से ये चुप क्यों बैठे रहे चौधरी जी? आज ये 2 साल बाद इनको कैसे याद आ रही है ये बात? चलिए देवेंद्र जी, आपके पास हम सीधे लौटेंगे। हम सीधे रुक कर लेते हैं प्रवीण कपूर जी का। बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण साहब, बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे मामले पर क्या सोचती है? देखिए, बीजेपी की सोच हमेशा से बहुत क्लियर रही है इस सारे विषय पे। हमारा मानना यह है कि लोकतंत्र में
सैन्य कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं होती, मगर साथ ही सरकार ने उस दौरान जो अविश्वास का माहौल, सेना अध्यक्ष से जो सरकार की कॉन्फ्लिक्ट चली, उस सबको लेकर के जो माहौल बना, अगर उसमें ये जांच का विषय तो बनता ही है ना, सरकार की जवाबदेही तो बनती है ना। अगर सैन्य मूवमेंट कोई हुआ भी था और अगर वो गलत था तो उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, ये सरकार की जवाबदेही है। प्रवीण जी, गलत तो था ही नहीं, ये तो खुद रक्षा मंत्री कह रहे हैं गलत तो मूवमेंट कहीं से नहीं था। रक्षा मंत्री अगर इस बात को कहते हैं कि एक रूटीन एक्सरसाइज थी, एक रूटीन मूवमेंट था, एक रूटीन ड्रिल थी, तो फिर वो गलत हो ही नहीं सकता। अगर गलत नहीं था तो गलत वाला सवाल तो हट जाता है। सवाल तो यहाँ पर ये उठ रहा है कि प्रस्तुतिकरण किया कैसे गया, चीजों को प्रस्तुत कैसे किया गया। देखिए, गलत अगर नहीं था, मैं आपसे इसमें एक ही चीज पूछता हूं कि अगर सरकार को वो सारी चीजें बहुत सीधी और सरल लग रही थी, तो उसके बाद डीजीएमओ को ये आदेश क्यों दिया गया कि हर छोटी बड़ी मूवमेंट की जानकारी राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंचनी चाहिए या सैन्य डिफेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचनी चाहिए? इसका मतलब यह है सरकार और सेना के बीच उस वक्त संवाद बिगड़ा हुआ था। देवेंद्र जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या ऐसी स्थिति कैसे? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमें भारतीय सेना और सरकार के बीच में ये एक गोपनीय विषय होता है, इसकी एक सरकारी अपनी योजना होती है। कोई भी बात को पब्लिक में लाने की आवश्यकता होती है क्या? और इतने जिम्मेदार आप पार्टी के पब्लिक में अगर लाने की पार्टी के व्यक्ति, आप भाजपा जैसी पार्टी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देवेंद्र जी, मौजूदा माहौल में ये बात समझ में नहीं आती कि जब सेना से जुड़ा मामला आता है, जब पब्लिक मनी सेना पर खर्च किया जाता है, तो फिर ये आयरन कर्टेन क्यों? ये कोई डिफेंस डील नहीं है सर, ये कोई हथियारों की डील नहीं है, ये कोई रणनीतिक बात नहीं है। जो हमारा सवाल ये है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो चीजें पब्लिक डोमेन में क्यों ना है? ऐसा ये बार-बार कंफ्यूजन की स्थिति क्यों आती है सामने? मेरा कहना यह है कि ऐसा कुछ हो तब ना, जब वो है ही नहीं। रक्षा मंत्री जी ने जब स्पष्ट रूप से बता दिया, उस समय सेना के अधिकारियों के बयान आए, सारी चीज कोई विषय होता तो 2 साल में ये लोग अगर जो आज कह रहे हैं उस समय क्या सो रहे थे? उस समय कहते, जवाब सरकार देती। अगर विषय ही नहीं था इसलिए सरकार की जवाब की जरूरत नहीं थी। आज कहां से ये बात आ रही है? कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी। चलिए लौटेंगे आपके पास सीधे हम रुक करते हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर आरबी शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, आपने पूरी इस चर्चा को सुना। एक पहलू तो ये कह रहे हैं कि कहीं कोई विश्वास की कमी नहीं है, लेकिन सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी, वो भी एक जिम्मेदार ओहदे से रिटायर्ड डीजीएमओ स्तर के अगर पूर्व अधिकारी ये बात कहते हैं, तो क्या इस बात को खारिज कर देना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे मसला विश्वास का है। यहाँ पर जो सवाल अब खड़ा हो रहा है वो ये कि क्या विश्वास का इतना घोर संकट था? ऐसा है, मैं 2 बातों का स्पष्टीकरण कर दूं पहले जी, जिससे इस पूरी चर्चा को समझने में शायद थोड़ी सुविधा हो। पहली बात तो ये है कि सेना की टुकड़ियों की मूवमेंट 2 प्रकार की होती है जी। एक तो जो ऑपरेशंस के लिए हो और दूसरी रूटीन मूवमेंट्स होती रहती हैं एक दूसरे को बदलने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कोई इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, कहीं आने जाने के लिए बहुत सी मूवमेंट्स होती रहती हैं। जहाँ तक डीजीएमओ का ताल्लुक है, उनका काम केवल उन मूवमेंट्स पर ध्यान रखने का है जो ऑपरेशंस के लिए हो रही हों। जी, बॉर्डर एरियाज में मेरे ख्याल से वहाँ जहाँ भी ऑपरेशंस हों, जी, वहाँ पर उनको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जी। जो रूटीन मूवमेंट्स और ट्रेनिंग मूवमेंट्स होती हैं उसकी जानकारी के लिए दूसरी ब्रांचेस हैं इंडियन आर्मी की। जी। लेकिन सबकी जानकारी हमारे चीफ के पास जरूर रहती है। जी। एक बात। जी। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक सरकार और सेना में अविश्वास की बात है, मैं इस पर भी थोड़ी सी आपको स्पष्टीकरण दूं। जी। जहाँ तक जब हम सरकार कहते हैं तो उसके 2 अंग हैं। एक तो है पॉलिटिकल लीडरशिप और दूसरी है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। जी। ये जो अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा, इस संदर्भ में उस समय के डिफेंस सेक्रेटरी श्री शशिकांत जी का नाम इसमें शामिल है। जी जी। जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप रही है डिफेंस मिनिस्ट्री की, उसमें और उसको सदा से ही पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ अपनी नौकरी बनाने के लिए सेनाओं का डर दिखाया जाता रहा है, ये मैं जानता हूँ और इसमें 2 राय नहीं है।
हालांकि हमारी सशस्त्र सेनाओं ने एक बहुत ऊंचा एक मॉडल इसमें स्थापित किया है, फिर भी ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में और मिलिट्री लीडरशिप में आपसी इतना वो पूर्ण एक दूसरे में भरोसा नहीं रहा है। जी। अब इस बात पर आते हैं, इसमें सवाल दो प्रकार से पूछा जाना चाहिए। पहली बात तो ये आपने सही पूछा कि शशिकांत शर्मा जी ने, जो उस वक्त डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने डीजीएमओ को क्यों बुला के पूछा, जी, पहली बात। और फिर डीजीएमओ को उस वक्त ये बताना चाहिए था कि ये ऑपरेशनल मूव है नहीं, दूसरा मूव क्यों हो रहा है, वो रूटीन मूव है, आप फलानी ब्रांच से पूछिए वो क्यों आ रहा है। और ये बात उन्होंने कह दी थी, ये बात उन्होंने जाके तो एक दिन पहले ही उनको पता चल गया था, तो उन्होंने ये बात जाके ही बताई थी। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद उनको ये कहा गया कि फौरन इसको स्टॉप किया जाए। उन्होंने ये भी उसको समझाया था, उन बातों में, उस बातचीत में ये भी समझाया गया था कि ऐसे हम तुरंत स्टॉप नहीं कर सकते, मार्केट के बीच में है वो जो मूवमेंट हो रहा है, उसका पूरा कन्वॉय है, हैवी व्हीकल्स हैं उसके अंदर, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वो पूरे मार्केट के बीच में है, दोनों तरफ दुकानें हैं, ऐसे हम उसको नहीं स्टॉप कर सकते। तो उसको स्टॉप करने में भी कम से कम 45 मिनट तक वो टुकड़ी आगे बढ़ती रही, जो उसकी जो उनके स्पेशल स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो होते हैं उसके तहत उनको आगे बढ़ना था। उसके बाद उनको बहादुर रोड के आसपास उनको टर्न लेना पड़ा। ये सारी बातें समझा दी गई थी उनको। तो इसके अच्छा, मैं जो आगे की बात कह रहा हूँ ना आपसे, जी, ये कि डिफेंस सेक्रेटरी में और उस वक्त के चीफ में किसी न किसी बात पर जरूर मतभेद रहा होगा जी, ताकि डिफेंस सेक्रेटरी ने सीधे सीधे डिफेंस चीफ को, आर्मी चीफ को पूछने की बजाय डीजीएमओ को पूछा। जी, मैं यहाँ पर एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा कि हाँ। आपने कहा कि हर किस्म के ऑपरेशन की जानकारी डीजीएमओ को नहीं होती है, खुद भी अपने उसमें बात कह रहे हैं। हाँ। अब सवाल इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम 2 साल पहले की भी खबर देखें, अब जो बातें सामने आ रही हैं, इसमें कहीं भी ये स्पेसिफिकली साफ नहीं हो पा रहा है कि इस रूटीन मूवमेंट की, इस रूटीन एक्सरसाइज की परमिशन कहां से मिली। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इसका, क्या इस किस्म की भी रूटीन एक्सरसाइज की परमिशन जो है सेना मुख्यालय या सेना अध्यक्ष के कार्यालय से ही जाती हैं? उनकी नॉलेज में पूरी ये बातें होती हैं? देखिए, हर यूनिट के मूव की जानकारी, छोटे से छोटा मूवमेंट, हाँ, छोटे से छोटे मूवमेंट की जानकारी भी जी, उस कमांडर के नॉलेज में होती है जिसके एरिया में वो मूवमेंट हो रही है। सेना अध्यक्ष। अगर मेरी बात सुनिए जी, जैसे मान लो ये वेस्टर्न कमांड का काम था पूरा, हिसार से लेकर यहाँ तक आने का, जी, इसलिए किसी टुकड़ी को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के आदेश जी, या उसकी जानकारी वेस्टर्न आर्मी कमांडर को पूरी होनी चाहिए जी, और वेस्टर्न आर्मी कमांडर या तो वो आर्मी हेडक्वार्टर के आदेश से ऐसी मूवमेंट करता है जी, लेकिन वो अगर अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए मूव करता है तो आर्मी हेडक्वार्टर को इसकी सूचना देता है। जी, इसलिए आर्मी हेडक्वार्टर को इस बात की किसी छोटी टुकड़ी के भी मूव की जानकारी रहनी चाहिए। मैं इसमें ये बता दूं आपको जी, कि उन्होंने जानकारी डिफेंस मिनिस्ट्री को या डिफेंस मिनिस्टर को दिया नहीं, उसका क्या है। 1964 जवाहरलाल जी के निधन से पहले जी, एक व्यवस्था ये थी कि बड़ी टुकड़ियां, डिविजनल जो डिविजनल 10,000 से ज्यादा वाला जो, डिविजनल हाँ, जी, लेवल की अगर कोई मूवमेंट है जी, 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 तो वो सरकार की मर्जी से होनी चाहिए। जी, उसके बाद आदेश इस प्रकार के हुए थे कि अगर कोई ब्रिगेड से ऊंची मूवमेंट है या ब्रिगेड की मूवमेंट है जी, तो उसकी मोटी तरीके से जानकारी डिफेंस मिनिस्ट्री को देनी चाहिए। जी, ये दोनों ही टुकड़ियां जो उस वक्त मूव कर रही थी, जी, ये ब्रिगेड से नीचे की टुकड़ियां थी, जी, इसलिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अधीन जी, सेना मुख्यालय को इसकी जानकारी डिफेंस मिनिस्ट्री को देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, ये उनके अपने तर्क पर। ब्रिगेडियर साहब, बहुत संक्षेप में आपसे यहाँ पर इस बात पर भी रोशनी डलवाना चाहेंगे, शायद उससे और चीजें खुलें और लोगों को समझने में आसानी हो कि इस किस्म का जो मूवमेंट होता है उसकी प्लानिंग कैसे होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, एरिया कमांडर की इच्छा के आधार पर या रिक्वेस्ट के आधार पर ये होती है, या फिर ये सेना मुख्यालय से चीजें तय होती हैं? ये डेट से लेकर और उनकी किस किस टुकड़ी को कब कब कैसे कैसे आगे बढ़ना है, क्या एक्सरसाइज होगी, क्या ड्रिल होगी, ये तमाम चीजें कहाँ से डिसाइड होती हैं? देखिए, अगर तो ये है ट्रेनिंग एक्सरसाइज। जी, ट्रेनिंग एक्सरसाइज की 2 प्रकार की होती हैं। एक तो फील्ड फायरिंग होती है। जी, फायरिंग करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, सिखलाई के लिए
यूनिट एक जगह से दूसरी जगह आती जाती रहती हैं जहाँ रेंजेस होती हैं, जी उन रेंजेस में उनको जाना होता है। तो वो ट्रेनिंग शेड्यूल के हिसाब से ये पता होता है कि किस समय किस टुकड़ी ने कहाँ पर कौन सी फायरिंग रेंज का इस्तेमाल होना है, जी क्योंकि फायरिंग रेंज भी वहाँ नोटिफाई होती है, लोगों को भी सूचना होती है आसपास ना हो, और इस सारी की जानकारी पूरे ट्रेनिंग सिस्टम को और आर्मी हेडक्वार्टर को रहती है। दूसरी मूवमेंट होती है एक्सरसाइजेज की। जी हर कमांडर का ये काम है कि वो अपनी कमांड को हर वक्त अपने दिए हुए काम के लिए ट्रेनिंग कराए। जी इसलिए उस ट्रेनिंग कराने के लिए उसको अपने ट्रूप्स को इधर उधर मूव करना होता है। वो जब अपनी एक्सरसाइज सेट करते हैं, मान लो एक डिवीजनल कमांडर अपनी किसी रेजिमेंट को या यूनिट को या बटालियन को या ब्रिगेड को कहीं भेजना चाहते हैं, ट्रेनिंग पे ले जाना इस चाहते हैं। पूरे प्रोसेस में सेना प्रमुख लूप में रहते हैं हमेशा। इस सारे में अगर वो डिवीजन लेवल से नीचे की एक्सरसाइज है जी तो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो सेना प्रमुख को इसकी जानकारी दी जाए, जी क्योंकि उसके मूवमेंट का क्षेत्र छोटा रहता है। चलिए, ये तो क्योंकि आप मैंने स्पष्टीकरण कर दूं, जी ये सारी बात इसलिए हुई कि जो अपना वेस्टर्न कमांड है जी और हिसार ये कैपिटल से इतना नज़दीक थे कि इस प्रकार की सूचना होनी ज़रूरी थी या नहीं थी। लेकिन अगर यही बात ईस्टर्न कमांड में होती तो वहाँ तो रोज़ाना मूवमेंट होती रहती है, किसी को जानकारी की इतनी बड़ी आवश्यकता। चलिए ब्रिगेडियर साहब, आपने एक और पहलू पर यहाँ पर रोशनी डाली है। यहाँ पर जेपी दीवान जी से एक टिप्पणी चाहेंगे। दीवान साहब, आपने जो एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट है वो भी आपने सुना, और जो एक मिलिट्री जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके जरिए आपने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुना। अब सवाल यहाँ पर ये आ जाता है, क्योंकि इसमें एक पक्ष सरकार है, इसमें एक पक्ष सेना से जुड़े एक आला अधिकारी हैं। सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि अगर उस समय के पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो उस समय जनरल वीके सिंह की उम्र का विवाद चल रहा था। क्या ये चीज़ें इस रूप में, ये अंदेशे, ये बातें इसलिए खड़ी हुई कि एक घालमेल हो गया ये तमाम चीज़ों का, इन बातों का? क्या इसलिए ये चीज़ें इस रूप में सामने आई? बिल्कुल, ये एक इत्तेफाक था कि हिसार से मूवमेंट हुआ दिल्ली की तरफ, आगरा से भी उसी समय मूवमेंट हुआ दिल्ली की तरफ। दो तरफ ये एक्सरसाइज के लिए मूवमेंट्स हुए आर्मी के। उसी समय जनरल वीके सिंह का शीत युद्ध चल रहा था। उस समय के सरकारी नेतृत्व से पीएमओ के खिलाफ, वो पीएमओ में किसी अफसर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। वो अपना उम्र का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक ले गए थे, जो कि उनके जनरल की पोस्ट पर प्रमोशन होने के टाइम पे एक तरह से सेटल हो गया था। उसके साथ साथ उन्होंने टेट्रा ट्रक खरीदी विवाद में भी अपना एक मोर्चा खोला, एक तरह से परोक्ष रूप से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। और जब ये मूवमेंट हुआ उसी समय वो करीब करीब उसी डेट को सुप्रीम कोर्ट में भी वो हुआ, तो कहीं किसी ने ये संवादहीनता जो टॉप आर्मी जनरल और टॉप डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के बीच जो एक तरह की संवादहीनता हो गई थी, उसी में किसी ने र्यूमर मॉन्गरिंग कर दी होगी कि ये ट्रुप तो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। आधी रात को उनने डिफेंस सेक्रेटरी ने डीजीएमओ को उठा करके पूछा कि ये क्या हो रहा है। उनने कहा कि ये रूटीन एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है। ठीक है, वो था, हो गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसको लेकर के एक राजनीति शुरू हो गई, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। तो आर्मी अननेसेसरीली उसमें घसीट ली गई उस विवाद में, और उसको बता दिया गया कि ये कूच किए गए थे ट्रुप्स दिल्ली की तरफ, पॉलिटिकल उसको वो करने के लिए। कुल मिला के दो लोगों के बीच की संवादहीनता और उनके बीच के शीत युद्ध का परिणाम था कि एक छोटी सी घटना को, एक छोटी सी एक्सरसाइज को बहुत बड़ा वो करके उसको राजनीतिक रंग दे दिया गया। सीधे हम रुख करेंगे देवेंद्र पटेल जी का। देवेंद्र जी, क्या ये मान लिया जाए कि एक अहम की लड़ाई चल रही थी दो ऊंचे ओहदेदारों के बीच, दो ऐसी संस्थाओं के मुखियाओं के बीच जिन पर जिम्मेदारी पूरे देश की है, और इस अहम की लड़ाई के अंदर चीजें इस रूप में सामने आई? अहम की लड़ाई जो आप कह रहे हैं, मेरा मानना यह है कि ये दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग हैं। इनकी जनरल वीके सिंह साहब का उम्र का विवाद एक अलग विषय है, वो अपना पक्ष रख रहे थे, कोर्ट में गए, लेकिन इससे कहीं टुकड़ियों की एक्सरसाइज और मूवमेंट का कहीं कोई ताल्लुकात नहीं था।
और नहीं, ये यहाँ पर बात टाइमिंग की हो रही है सर। इसको यहाँ पर बात ये नहीं हो रही कि इसका ताल्लुकात था या नहीं था, यहाँ पर तो बात ये हो रही है कि टाइमिंग इन दोनों घटनाक्रमों का ऐसा था। टाइमिंग जैसा जी। दीवान साहब बोल रहे हैं, मैं देखिए, जनरल दीवान चौधरी साहब ने की भी बात यही कहा है, जनरल चौधरी ने भी यही कहा है कि अगर वो हमें पता होता कि जनरल दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो हम ये मूवमेंट नहीं होने देते। मैं कह रहा हूँ, दीवान साहब की बात से मैं 100% सहमत हूँ। और ब्रिगेडियर शर्मा जी ने भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तो ये एक इत्तेफाक था और ये दोनों घटनाक्रम अलग अलग हैं। इसको इससे जोड़कर इस तरह की अफवाह या इस तरह का सबूबा फैलाना और आर्मी के प्रति और सरकार के प्रति जो अविश्वसनीयता की बात करना बेहद दुखद है। और मैं इस सबसे मैं चाहता हूं कि इस तरह की बात पर ना तो कोई टिप्पणी की जाए और ना इसको आगे बढ़ाई जाए। ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जी बात ये कर रहा हूँ जी एक तीसरे पक्ष को हम बिल्कुल भूले बैठे हैं। जी या हम इसमें राजनीति की बात देख रहे हैं या अविश्वास की बात देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में और सेना में। तीसरा जो असली विवाद का मुद्दा होना चाहिए और जिसकी छानबीन ज़्यादा होनी चाहिए वो ये है कि इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर कैसे छापी। हम मीडिया को, तीसरे पक्ष को पूरी तरीके से भूल रहे हैं कि उनके पास ये न्यूज़ किसने फीड की और उस न्यूज़ का इन्होंने जो आधार बनाया और जिस प्रकार से उसका स्वरूप बनाया, इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए थी। डिफेंस मिनिस्ट्री को पता करना चाहिए था, हमारे मीडिया कर्मियों को पता करना चाहिए था कि वहाँ से किस प्रकार, किस लक्ष्य से ये बात उन्होंने प्रिंट की। हम इस लक्ष्य को जब तक नहीं देखेंगे उस वक्त तक इस पूरी सच्चाई तक नहीं पहुँच पाएंगे। जी, लेकिन आपको क्या ब्रिगेडियर साहब नहीं लगता कि जिस समय ये खबरें तो खैर बाद में आई, इस पूरे घटनाक्रम के 2-3 महीने बाद ये खबरें मीडिया में आई, सामने आई, लेकिन जिस समय पूरा घटनाक्रम चल रहा था, क्योंकि AK चौधरी साहब ने ये भी कहा है कि जब वो डिफेंस सेक्रेटरी से मिलने गए थे तो इसकी पूर्व जानकारी उन्होंने आर्मी चीफ साहब को दे दी थी। हाँ। उन्होंने उनके बारे में बताया था, उनको बताने के बाद वो मिलने के लिए गए थे। उससे एक दिन पहले कुछ और हायर ऑफिशियल्स ने उनसे जानकारी मांगी थी और वो ये समझ गए थे कि IB की तरफ से जानकारियां मांगी जा रही हैं और वो उनको पूरा माजरा समझ में आ गया था, लिहाजा उसकी पूरी जानकारी लेके वो डिफेंस सेक्रेटरी से मिलने के लिए गए थे। बिल्कुल। AK चौधरी साहब खुद कहते हैं कि अगर हमारी जानकारी में ये बात होती कि VK सिंह साहब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और उनकी डेट की और इस मूवमेंट की डेट्स जो हैं क्लैश कर रही हैं या उसके आसपास की स्थितियां हैं, चीज़ें हैं, तो शायद वो इस मूवमेंट को रुकवा सकते थे, रुकवा देना चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता कि एक इतने बड़े ओहदे पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है, जो बात AK चौधरी के जहन में आ रही है, क्या ये बात उनके जहन में नहीं आई होगी? किनके? जी, चौधरी VK सिंह साहब के, जो समय सेना प्रमुख थे, उम्र विवाद वहां पर चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट जाने की वो तैयारी में थे। इसलिए सवाल यहां पर अहम हो जाता है कि इस मूवमेंट के लूप में वो थे या नहीं थे। जो मैं सवाल आपसे बार बार पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये जो पूरा प्रोसीजर है इसके अंदर क्या सेना प्रमुख को लूप में रखना जरूरी है या नहीं है? देखिए ऐसी बात है। पहली बात तो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं आपको जी कि ये एक बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। पहली बात, क्योंकि किसी प्रकार का कू भारत में भारतीय सेनाओं द्वारा सोचने का या ऐसा करने का सवाल पैदा नहीं होता। दूसरे, मात्र 2 टुकड़ियां एक हिसार से और एक आगरा से आकर दिल्ली को इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तीसरी बात ये है कि क्योंकि जनरल VK सिंह का उस दिन कोर्ट में उनकी हाजिरी थी जी, और ये दोनों अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग मूव पर टुकड़ियां जा रही थीं। अगर मान लो ये खबर नहीं छपी होती या शशिकांत शर्मा जी ने इस किस्म का हल्ला नहीं किया होता तो वो अपनी कोर्ट में तारीख भुगता के आ जाते और ये दोनों यूनिट्स जो अपनी एक्सरसाइज में चली जाती। जी, इतना मेरे ख्याल में इस प्रश्न को इस तरह से पूछना कि ये चीफ के जहन में आया या नहीं आया। ब्रिगेडियर साहब देखिए, यहाँ पर 1-2 पहलू देखने बहुत जरूरी हैं। जी। पहली बात तो जहाँ तक खबर की बात है, खबर आई थी अप्रैल के अंदर। हाँ। ठीक है, 4 अप्रैल को ये खबर आई थी। जी। उस मसले को हम अलग कर देते हैं। हाँ। जिस घटनाक्रम का जिक्र चौधरी साहब अपनी बातों में कर रहे हैं वो घटनाक्रम 15 से 16 जनवरी के दौरान का है। हाँ। 15 जनवरी को उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे इंक्वायरी की जाती है। 16 जनवरी को डिफेंस सेक्रेटरी उनसे मिलने के लिए बुलाते हैं और जो उनका कहना है कि सीधा सवाल ये होता है कि भाई ये हो क्या रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं एक बेचैनी तो थी, सरकारी जो अधिकारी थे, उच्च पदस्थ जो अधिकारी थे, उनमें एक बेचैनी तो थी, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। अगर AK चौधरी की बात को या तो वो आप ये कह दीजिए, कोई ये कह दे कि वो सही नहीं कह रहे हैं,
और अगर ऐसा हुआ था तो बेचैनी थी, बेचैनी तो एस्टेब्लिश हो जाती है। सवाल हमारा यहाँ पर ये नहीं है कि कू का सवाल है यहाँ पर कि कू के उद्देश्य था, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इस सरकारी तंत्र में, इस सेटअप में कुछ ऐसी ताकतें भी सक्रिय थी उस समय जो चीजों को दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर रही थी, जो कंफ्यूजन को और हवा दे रही थी, और एक कम्युनिकेशन गैप अगर था तो उसका फायदा उठाने की कोशिश हो रही थी। बिल्कुल और सही है। उसमें सेना भी निशाने पर आ गई, उसमें सरकार भी निशाने पर आ गई। सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है। ये इस सवाल का सही उत्तर ये है जी कि इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि कोई तीसरी शक्ति ऐसी जरूर थी जी जो इन दोनों में जो जिस प्रकार का उस वक़्त तनाव व्यक्तिगत रूप से जनरल वीके सिंह में और उस वक़्त के डिफेंस मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स में जिस प्रकार का तनाव चल रहा था, उसका लाभ उठाने के लिए किसी तीसरी शक्ति ने इस अवसर का दुरुपयोग करके इतना बड़ा जी। छोटी बात का बतंगड़ बनाया। चलिए हम लौटेंगे ब्रिगेडियर साहब आपके पास। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो सवाल यहाँ पर एक खड़ा हो रहा है वो है तीसरी शक्ति का सवाल। लेकिन सवाल ये कि तीसरी शक्ति कौन? क्या ये तीसरी शक्ति अविश्वास थी? क्या ये तीसरी शक्ति अहम की लड़ाई थी, या फिर कुछ और? तमाम पहलुओं को खंगालेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात सेना के दिल्ली की तरफ मूवमेंट का सच क्या है? मसला ये अहम एक बार इसलिए फिर से हो गया है क्योंकि पूर्व डीजीएमओ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल AK चौधरी ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि स्थितियां ऐसी थी मानो सरकार घबराई हुई थी। बाकायदा उनको आधी रात को बुलाकर तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल की गई और फिर इस मूवमेंट को रुकवाया गया। सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने, और जो अब तक हमने चर्चा की है उसमें एक जो सवाल उभर कर आता है वो सवाल ये कि क्या कोई तीसरी शक्ति थी? ये तीसरी शक्ति कौन सी थी, क्या थी, किस तरीके से इसने चीज़ों को प्रेजेंट किया, नहीं किया, कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, हालात यहाँ तक पहुँचे, इन पहलुओं को हम खंगाल रहे हैं। लेकिन जनता भी इस पूरे मुद्दे पर कुछ ना कुछ सोच रही है। जनता के भी जहन में सवाल हैं, जानने की कोशिश करते हैं जनता क्या पूछ रही है, जनता क्या कहना चाहती है। सेनाध्यक्ष वीके सिंह से जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग क्यों किया, और अपने उस पद पर रहते हुए हमारे जो दो देश के शीर्ष नेतृत्व के बीच में जो स्थिति पैदा हो गई थी, अगर वैसी स्थिति में कुछ कार्रवाई हो जाती तो वर्ल्ड लेवल पे क्या मैसेज जाता, इसका जिम्मेदार कौन था? क्या इन क्रियाकलापों से देश की गरिमा बढ़ेगी? रक्षा मंत्री एंड आर्मी चीफ के बीच सामंजस्य नहीं रहता है क्या? क्या आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह को अपने पद की गलत इस्तेमाल या उपयोग करना चाहिए? कि सन 2012 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट और भूतपूर्व जनरल अध्यक्ष वीके सिंह के बीच में ऐसी क्या बात हुई थी जो आगरा से सेना दिल्ली के लिए कूच कर रही थी? ऐसा क्या वजह थी कि सन 2012 में जो मिलिट्री की मूवमेंट आगरा से दिल्ली के लिए हुई थी वो किस लिए हुई थी, और तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह इस चीज़ के लिए जवाबदेही होगी उनकी? तो सुनिए आपने जनता की बात। जब ऐसे विवाद सामने आते हैं तो जनता किस तरीके से सोचती है, उसके जहन में क्या क्या सवाल उठते हैं। लिहाजा यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ऐसे मामलों पर तुरंत तस्वीर को पूरी तरह साफ करके जनता के सामने नहीं रख देना चाहिए, पब्लिक डोमेन में तमाम चीज़ों को साफ करके नहीं रख देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि हमारे नेता भी बयान दे रहे हैं, सरकार की तरफ से बयान आ रहा है, लेकिन जो बयान आ रहे हैं जनता के जहन में सवाल उनसे शांत नहीं हो पा रहे। सीधे हम रुख करेंगे देवेंद्र पटेल जी का। देवेंद्र जी, अब तक जो पूरी चर्चा हुई है उसमें एक सवाल ये यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि हालात अगर ऐसे बने, अगर इतनी हलचल हुई एक रूटीन एक्सरसाइज को लेकर, तो फिर चीज़ों को गलत तरीके से क्या प्रस्तुत किया गया, और क्या कोई तीसरी शक्ति सक्रिय थी उस दौरान? जैसा अभी ब्रिगेडियर शर्मा जी ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूं कि ये बात में तीसरी बात जो आती है कि ये न्यूज़ छपी क्यों, और न्यूज़ छपी तो कहां से छपी, और तभी सरकार की ये बात आती है कि सरकार जो पब्लिक के या हमारे और आपके जहन में। देवेंद्र जी देखिए, जो न्यूज़ का मसला है, जो हमने ब्रिगेडियर साहब से भी बातचीत में कहा था कि उसको हम अलहदा रख दें। हम अप्रैल में न्यूज़ छपी और ये पूरा घटनाक्रम जनवरी का है, 15 से 16 जनवरी का ये पूरा घटनाक्रम है।
जी। अब दो ही बातें हैं यहाँ पर, या तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, या तो इतनी हलचल हुई नहीं, या तो डिफेंस सेक्रेटरी ने डीजीएमओ साहब को बुलाया ही नहीं, इस किस्म की कोई बात ही नहीं हुई, या तो आप ये कह दीजिए सरकार सीधे तौर पर मना कर दे, खारिज कर दे इस बात को। और अगर ऐसा हुआ था, अगर इतना सब कुछ हुआ था, इतनी अर्जेंसी में तमाम चीजें हुई थी, इतनी अर्जेंसी में कॉल किया गया था, आधी रात को बुलाया गया था, जानकारी मांगी गई थी, स्पष्टीकरण मांगे गए थे, तो फिर सवाल ये उठता है कि एक रूटीन एक्सरसाइज जिसको सरकार खुद कह रही है, जिसको हम भी आसानी से समझ सकते हैं कि रूटीन एक्सरसाइज थी, तो ये प्रेजेंटेशन फिर ऐसा कैसे हो गया? यहां पर इसलिए सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या कोई तीसरी शक्ति थी जो चीजों को अदर वे राउंड प्रस्तुत कर रही थी, जिसमें सेना को भी टारगेट किया जा रहा था और जिसमें एक जो उस समय का माहौल था उसका फायदा उठाने की कोशिश हो रही थी? इसमें ये चीज बिल्कुल दिख रही है कि जो उम्र वाला विवाद बीके सिंह जी का चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए जो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं, वो ऐसे तत्व जो असामाजिक तत्व होते हैं वो कहीं ना कहीं इस समय का फायदा उठाना चाहते हैं। नहीं सर, देखिए ये असामाजिक तत्व अगर आप इनकी बात करते हैं, अगर इन तीसरी शक्तियों की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये चिंता का विषय, घोर चिंता का विषय इसलिए हो जाता है कि ये सब कुछ एक सरकारी सेटअप में हो रहा है। नहीं, अब ये इसमें डिफेंस सेक्रेटरी एक डीजीएमओ लेवल के अधिकारी को बुला रहे हैं, उनसे जांच परख कर रहे हैं। अगर ये चीजें सरकारी सेटअप में हो रही हैं, कोई व्यक्ति, ऐसे लोग हैं सरकारी सेटअप में सक्रिय जो चीजों को ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं, तो कल को कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी बात स्पष्ट हो गई कि उस बात में कोई तथ्य था ही नहीं, जो केवल एक हवा बनाई गई थी, एक समाचार में छपी थी। सरकारी स्तर पर उसकी पूरी जांच पड़ताल हुई होगी, तभी तो रक्षा मंत्री ने बयान दिया। चलिए प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रवीण जी अपनी बात कहें जी। देखिए, मेरे को इसमें ऐसा लगता है देवेंद्र जी इन चीजों को जितना सीधा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चीजें उतनी सीधी नहीं है। विषय ये है कि जनरल वीके सिंह और सरकार के बीच में एक विवाद चल रहा था, ये तो एक अनडिनायबल फैक्ट है। ऐसी स्थिति में क्या इसका एक दूसरा रूप नहीं हो सकता कि इस सारे मसले को उस वक्त के डिफेंस सेक्रेटरी की मदद से सरकार ने एक ऐसा रूप देने की कोशिश करी जिससे कि देश के जनमानस के आगे जनरल वीके सिंह की छवि बिगड़े और जनरल वीके सिंह की छवि कुछ ऐसी बने कि जैसे सत्ता। प्रवीण जी ये सियासी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। प्रवीण जी ये एक सियासी व्याख्या हो सकती है पूरे घटनाक्रम की। जनरल वीके सिंह कोई नेता नहीं है जिनकी छवि को धूमिल करके सरकार कोई लाभ उठाना चाहे। वो एक सम्मानीय पद पर काबिज व्यक्ति थे उस समय, वो एक अनुशासित इंस्टीट्यूशन से संबंध रखते थे। नहीं, इसकी सियासी व्याख्या नहीं, इसकी सियासी व्याख्या नहीं सर, प्लीज इसकी सियासी व्याख्या नहीं जी। अरे सरकार, एक सेना के मुखिया की छवि सरकार खराब करेगी, कैसी बात? नहीं। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि आप जैसे व्यक्ति इस तरह की छोटी बातें कर रहा है। नहीं प्रवीण जी, ये सियासी व्याख्या से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। नहीं, ये सियासी व्याख्या नहीं है। देखिए सर, प्रवीण जी राजनीति में अच्छी लगती प्रवीण जी, अगर आप सियासी तौर पर इस बात की व्याख्या करेंगे, प्रवीण जी सियासी तौर पर व्याख्या करेंगे, तो सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होगा कि वीके सिंह आजकल बीजेपी के मंच पर भी दिखते हैं, क्या इसलिए यह व्याख्या हो रही है? हाँ बिल्कुल दिखते हैं। हाँ, तो क्या इसलिए चुनाव लड़वाओ, उनको पार्टी में शामिल करो, लेकिन भारत देश के रक्षा मंत्रालय को, भारत की सुरक्षा को नहीं कर रहा ना। मगर बहुत सारे और जनरल कांग्रेस के साथ भी दिखते हैं। चलिए दीवान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। दीवान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं करते, आपकी भी एनडीए गवर्नमेंट रही, हमने कभी रक्षा मंत्रालय ये जो राजनीति अभी हमें सामने दिख रही है, के प्रति टिप्पणी नहीं करी। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दो देश की बड़ी पार्टियां हैं, दोनों की राजनीति एक उस इशू को लेकर के जो दिख रही है सामने, कहीं ना कहीं उस समय भी वो मौजूद थी और उसी राजनीति, वो राजनीतिक उठापटक के चलते आपने पूरी की पूरी आर्मी को, उसकी इंटीग्रिटी को, उसके मकसद को ही उस समय क्वेश्चन कर दिया था, जिसमें आम जनता की जो धारणा बनी वो अभी आपने थोड़ी देर पहले उनके प्रश्नों में देखी है कि उसको मिस रिप्रेजेंटेशन और मिसकंसेप्शन दोनों आम लोगों के बीच में उस एक छोटी सी, चाहे वो ईगो की लड़ाई हो, चाहे वो संवादहीनता का मसला हो, उसके कारण आम जनता में ये बन गया कि ये तो पता नहीं क्या होने वाला था। चलिए ब्रिगेडियर साहब से यहाँ पर जानना चाहेंगे, जो सवाल मैंने किया था कि तीसरी शक्ति की बात अगर है, तो सवाल यहाँ पर ये अहम हो जाता है कि अगर ऐसे तत्व मौजूद हैं एक सरकारी सेटअप में इतने ऊंचे स्तर पर, तो क्या ये गंभीर विषय नहीं है
क्या ऐसे तत्वों को चिन्हित नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे तत्वों को बेनकाब नहीं करना चाहिए जो अगर इतना अटर कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रहे हैं कि खलबली मच जाए, हलचल मच जाए? देखिए, ऐसा है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है या भारत सरकार है, उसके पास सूचना के बहुत से तंत्र हैं जी। तो ये सूचना भी भारत सरकार को किसी न किसी माध्यम से पहुंची हुई कि इस प्रकार 2 टुकड़ियां वहां से आ रही हैं, और ये सूचना आने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि डिफेंस सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी उसको भी मालूम होगा, क्योंकि वो मूवमेंट हो रही है ट्रूप्स की दिल्ली की तरफ। तो इन दोनों के बीच में अगर संवादहीनता थी और उन्होंने ये चेक करने की कोशिश नहीं की कि ये सूचना हमें कहाँ से प्राप्त हुई है और इसका लक्ष्य क्या हो सकता है, तो संवादहीनता कई स्थानों पे थी जी। तीसरी बात जो मैं आपको स्पष्ट करूं वो ये है कि एक सूचना अगर एक डिफेंस मिनिस्टर के पास या डिफेंस सेक्रेटरी के पास ये आती है कि 2 यूनिटें आ रही हैं, जा रही हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वो ठीक है 12 बजे या 2 बजे जिस वक्त भी चाहें जिस सैन्य अधिकारी से पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें तिलमिलाने की क्या बात थी? असली चिंता की बात वो है जी। क्या भारत सरकार या भारत राष्ट्र या इंडियन स्टेट इतनी कमज़ोर है क्या कि वो दो टुकड़ियां इधर से उधर मूव कर जाएं तो उसके डिफेंस सेक्रेटरी तिलमिला जाएं या उसके डिफेंस मिनिस्टर तिलमिला जाएं? तो इसमें अगर चीन के दो फॉर्मेशन मूव हो गई तो हम तो पता नहीं कहाँ अस्पताल में भर्ती होंगे। इसलिए ये इस प्रकार की बात करना कि केवल 2 टुकड़ियों के मूव करने से हमारे शशिकांत शर्मा जी जो आजकल और बड़े पद पर आसीन हैं, और वो अगर वो इतनी छोटी सी बात से तिलमिला गए थे और इस प्रकार का बात हुई, तो मेरे ख्याल में कहीं न कहीं और कहीं भी संवादहीनता की बात मुझे नजर आती है। चलिए, संवादहीनता की बात नजर आती है यहाँ पर, और एक बात जो सरकार लगातार कह रही है कि कोई विश्वास की कमी नहीं थी, कोई संवादहीनता नहीं थी, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, छोटी सी मूवमेंट को लेकर जो पूरा घटनाक्रम हुआ, चीजें जिस तरीके से आगे बढ़ी, वो लगातार सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। इस कैनवस को थोड़ा सा चर्चा को और बढ़ा देते हैं। ब्रिगेडियर साहब से ही सवाल की शुरुआत करते हैं कि जिस तीसरी शक्ति की बात यहाँ पर हो रही है, क्या एक खास किस्म की लॉबी, और क्या वो लॉबी जिसको लेकर वीके सिंह साहब ने कहा था कि हथियारों की एक लॉबी मूव करती है, पैसों की पेशकश करती है, डिफेंस डील को प्रभावित करने की कोशिश करती है, क्या यहाँ पर वो लॉबी भी नजर आती है? देखिए, मेरा पॉलिटिक्स से लेना देना कुछ है नहीं जी, और मैं अपने आप को अगर जनरल वीके सिंह के स्थान पर रखकर बात सोचूं और आपके प्रश्न का उत्तर दूं, तो हर एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसने कुछ निर्णय करने होते हैं और एक प्रकार से लॉबीज के खिलाफ निर्णय करने होते हैं, उसके बहुत से शत्रु उसके चारों तरफ बैठे होते हैं। और इसलिए कुछ एक जो उन्होंने कदम उठाए अपने उसके दौरान, अपने काल के दौरान, ड्यूरिंग स्टोर ऑफ ड्यूटी, उनसे एक माहौल ऐसा ज़रूर बना कि कुछ लोग तिलमिला रहे थे, और मैं कोई उनका पक्ष नहीं ले रहा है जनरल वीके सिंह का, वो अपना बचाव करने के लिए खुद सक्षम है, लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार उस लॉबी ने जो एक मजबूत लॉबी थी, वो हो या लाइन ऑफ सक्सेशन चेंज करने वाली लॉबी हो या उन्होंने कुछ शत्रु और खड़े किए हों आसपास, वो लोग हों, उन सब ने मिलकर वो एक तीसरी शक्ति के रूप में देखे जा सकते हैं। और मुझे लगता है इस बात की पूरी छानबीन हुई है और डिफेंस मिनिस्ट्री के पास इसका पूरा प्रारूप होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो भी एक संवादहीनता या एक निर्णय शक्ति का पैरालिसिस है कि इतना कुछ होने के बाद ये बात स्पष्ट नहीं हुई। इसलिए ये उनका भी दायित्व बनता है कि एक श्वेत पत्र जी वो इस बात पर इशू करके पूरी बात में स्पष्टता लाएं, ताकि समाज में अपनी सेनाओं के प्रति कोई किसी प्रकार की दुर्भावना ना रहे
और अपनी सरकार के प्रति किसी प्रकार के संवादहीनता का लांछन ना लगे। जी, अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं ब्रिगेडियर साहब, समय की कमी है, बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि देवेंद्र पटेल जी ने कहा था कि ऐसी बातें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। सवाल मेरा ये है कि सेना का मसला आता है तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा दौर के अंदर एक आयरन कर्टेन होना चाहिए? पहला सवाल। दूसरी बात है कि अगर ऐसी बातें हैं और जनता का उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है ये आपने बातों में सुना, तो आपको नहीं लगता कि चीजों को बहुत साफ सुथरे तरीके से पब्लिक डोमेन में रख देना चाहिए? जी, कुछ बातों को जरूर जी, ये आप आयरन कर्टन की बात मत कीजिए जी। दूसरे भी और कई किस्म के कर्टन हो सकते हैं, आयरन ही नहीं है जी, जी, कुछ न कुछ बातों का पर्दा तो जरूर सरकार उनके बीच रहेगा, वो तो जरूरी है जी। जो समस्या है, लेकिन इस प्रकार की समस्या ना किसी पर्दे के पीछे होनी चाहिए, ना किसी आयरन कर्टन के, और स्पष्टता होनी चाहिए। देवेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र जी, बहुत संक्षेप में आपसे टिप्पणी चाहूंगा कि अब ऐसे हालात थे नहीं थे, बयानों के जरिए बातें सामने आ रही हैं, अब सच्चाई आप या तो जो अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े रहे या फिर जो लोग जुड़े रहे वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो देश के लिहाज से, उसके लोकतंत्र के लिहाज से, उसकी सुरक्षा के लिहाज से क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार ने उसमें पूरा एहतियात बरता। अगर जो भी जानकारी आई तो जैसा डॉक्टर अभी ब्रिगेडियर शर्मा जी बता रहे थे, ये सच्चाई है। हमारा रक्षा मंत्रालय कोई इतना कमजोर नहीं है, हमारे सूचना तंत्र कमजोर नहीं है, हमारे पास रॉ है, हमारे पास आईबी है, सरकार के अच्छे सूचना तंत्र हैं, और जो भी जानकारी मिली होगी तो उस समय सरकार ने सारे तंत्रों से अपनी जानकारी इकट्ठी करके और इस नतीजे पे पहुंची, तभी रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि इसमें कुछ नहीं, ये रूटीन था और ये इत्तेफाक ऐसा बना कि अखबार के माध्यम से खबर बन के और इसको हवा का हवा बना दिया। आपकी टिप्पणी? देखिए, मेरी तो टिप्पणी वही की वही है कि सरकार मस्ट कम क्लियर ऑन दिस वेरी सेंसिटिव इशू। दीवान जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है? देखिए, ब्रिगेडियर शर्मा ने पार्लियामेंट में आपके विपक्ष के लोग थे, खूब डिस्कस हो जाता, श्वेत पत्र भी जारी हो जाता अगर आप बहुत साफ उनने इशारा किया है। एक बहुत मजबूत रक्षा सौदों की खरीद फरोख्त में एक बहुत मजबूत लॉबी काम करती है, जिसको पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक पैट्रोनेज मिलता है, और अगर उनके खिलाफ कोई खड़ा होता है तो वो सारे के सारे उसके ऊपर मधुमक्खी की तरह झूम जाते हैं। मुझे लगता है ऐसे ही किसी एक अफेक्टेड लॉबी ने एक बात का बतंगड़ बना दिया, जो बात यहाँ तक पहुँच गई है। कोई बहुत छोटा सा मूवमेंट था, रूटीन मूवमेंट था, उसको लेकर के तरह तरह की बातें और तरह तरह के कन्फ्यूज़न क्रिएट किए गए हैं, और ये बहुत ही सर्टेन तरीके से ये प्लांट की गई हैं खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीवान जी इस टिप्पणी के लिए, और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहे। जनता मांगे जवाब में आज इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।